तो शुरू करते हैं आज का पहला सेशन। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। पिछले दिन का होमवर्क भी आप लोगों ने किया होगा। ठीक है। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कितने लोगों ने पिछले सप्ताह का जो नोट्स बनाने के लिए दिए थे, या फिर कितने लोगों ने अपना होमवर्क पूरा किया है। एक दो लोगों ने भी किया है क्या, ग्रीन जूस बना के पिया है? उसका फीडबैक मुझे आप दे सकते हैं। अपनी माइक ऑन करिए, अपनी वीडियो ऑन करिए और मुझे बताइए कितने लोग हैं। एक दो लोग भी हैं क्या? इतने सारे लोगों में से एक दो लोग भी हैं? कोई नहीं है? क्या बात है, पहले भी कभी नहीं किए हैं? कुछ प्रश्न है पिछले वाले क्लास से? सर सैलेड जूस का तो समय नहीं मिला, परंतु सैलेड के रूप में सब्जियों को यूज करना शुरू किया है। ओके। तो सलाद कैसे खा रहे हैं सुबह में? सर अभी थोड़ा सा फूड के साथ ही ले रहे हैं। वो तो पहले भी लेते होंगे आप। नहीं, पहले बिल्कुल नहीं ले रहे थे, कम कम ले रहे थे। अब कंटिन्यूटी मोड में स्टार्ट किया है। कुछ आराम मिला है, कुछ लाभ मिला है उसका? अभी थोड़ा सा शिफ्टिंग का काम चल रहा है मेरे यहाँ, तो इसलिए प्रॉपर एवोल्यूशन नहीं हो पा रहा है। ओके। देखिए, सब कुछ हम्म। अगर हम सिस्टम से करेंगे तो जाके लाभ मिलेगा। ठीक है। और सिस्टम कहता है ये कि हमें 5 एलिमेंट बेस्ड ट्रीटमेंट करना है। याद रखिएगा, कभी भी अगर हम कुछ भी करते हैं ना, तो हम 5 तत्व को याद रखेंगे। ठीक है। 5 तत्व को अगर हम बैलेंस करने की बात करेंगे, 5 तत्वों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, या उस पर धीरे धीरे भी एक एक कदम आगे चलेंगे ना, तो रिजल्ट ऑटोमेटिक हमें दिखाई देगा। हर एक व्यक्ति को पहले दिन से, डे 1 से दिखाई देगा। ठीक है। और ये कब होता है? ये तब होगा जब आप 5 एलिमेंट बेस्ड ट्रीटमेंट को क्या करेंगे, शुरू करेंगे। अब सीधी सी बात यह है कि हमने पिछले क्लास में थोड़ा सा बस रिवाइज कर देता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या फोकस किया है कि हमें 70% पार्ट जो जल तत्व है उसको बैलेंस करना है। अगर हम 70% पार्ट को बैलेंस कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, तो क्या होगा, रिजल्ट ऑटोमेटिक हमारा अच्छा होने लगेगा। क्योंकि 70% पार्ट को जैसे ही हम संतुलित करते हैं, धीरे 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 बाकी 30% भी बैलेंस होने लगता है। ठीक है। तो सुबह में जो हम लोग खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, हार्ड मतलब राम राम में खाते हैं, रोटी दाल सब्जी भुंजा जो भी खाएं, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो कभी भी वाटर एलिमेंट को बैलेंस नहीं करेगा। ठीक है। तो सुबह का जो नाश्ता होना चाहिए वो होना चाहिए जल तत्व को संतुलित करने वाला। और उसके लिए जो सबसे अच्छा चीज है वो है ग्रीन वेजिटेबल जूस, जिसके बारे में हमने पिछले बारों में समझा था। हम सुबह में जितना भी चीज खाते हैं उसमें एल्कलाइन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, एसिड की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। ये कहाँ से मिलेगा? जब हम कच्चा चीज खाएंगे। कच्चा, और कच्चा चीज तो हम लोग जैसे सलाद आप खा रहे हैं वो भी कच्चा ही है। लेकिन अब कच्चा चीज को हम चबा चबा के खाते हैं तो उसको जूस फॉर्मेट में बनने में समय लगेगा। और जूस को अगर हम डायरेक्ट खाते हैं, तो अगर हम खीरा खाते हैं तो उसका केमिकल नेम अलग होगा। और अगर जूस पीते हैं ग्रीन वेजिटेबल जूस, जूस में भी दो तरह का जूस, एक फ्रूट जूस और एक ग्रीन वेजिटेबल जूस, तो दोनों में अंतर क्या है ये भी मैंने बताया था आपका। दोनों का केमिकल नेम अंतर होता है, जिसके वजह से केमिकल नेम जो ग्रीन जूस का होता है वो हमारे ब्लड के हेमोग्लोबिन का केमिकल नेम से मैच करता है, जिस वजह से वो तुरंत मिल जाता है। जैसे हमारा और आपका विचार अगर मिलेगा तो तुरंत आप मेरी बातों को ऑब्जर्व कर लेंगे, नहीं तो अच्छा से नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक उसी तरीके से। तो तीसरा चीज क्या हो गया, ऑब्जर्व करने के लिए हमें ग्रीन जूस में ही लेना जरूरी है, ताकि कम समय में बॉडी को ट्रांसफर कर दे, पूरे बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट कर दे जिसको जहां जरूरत है। ठीक है। अगर एसिड की मात्रा हम कम कर लेते हैं, अल्कलाइन की मात्रा बढ़ा देते हैं, तो हमारा शरीर धीरे 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 खुद को रिपेयर करना शुरू कर देता है। ठीक है। और दूसरी चीज, जब हम ग्रीन जूस लेना शुरू करते हैं तो हमने जो डाइट का टाइम टेबल को मैनेज करने की बात कहा था, कि हमारा शरीर 3 तरीके से काम करता है, खाने का, पचाने का और पूरे बॉडी को रिपेयर करने का। ये तीनों चीज को अगर हम बैलेंस करते हैं
तो हमारा शरीर खुद से स्व चिकित्सा करता है। ठीक है, क्या करता है? स्व चिकित्सा करता है। तो ग्रीन वेजिटेबल जूस को अगर हम बैलेंस कर देते हैं, दिन भर में बस एक टाइम सुबह के समय अगर हम ग्रीन जूस लेना शुरू कर देते हैं, तो हमारा शरीर ऑटोमेटिक पूरे बॉडी को बैलेंस करना शुरू कर देता है, क्योंकि ग्रीन जूस में वो सारा न्यूट्रिशन, मल्टीविटामिन, मिनरल्स मिल जाते हैं जो हमारे शरीर को जरूरत होता है, और उससे हम अपने शरीर को अच्छे से रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो एक खाना जो हम लोग खाते हैं, चाहे दोपहर में खाएं, चाहे सुबह में खाएं, चाहे शाम को खाएं, उसको 4 से 8 घंटे पचने में लग जाते हैं। ठीक है, मिनिमम 4 घंटे लग ही जाते हैं। कभी कोई ऐसा चीज होता है जिसको पचने में 8 घंटे 10 घंटे भी लगते हैं। ठीक है, तो अगर कम से कम जो समय होता है पचने का वो होता है 4 घंटे का। और अगर ग्रीन वेजिटेबल जूस को हम लोग लेते हैं तो वो आधे घंटे, मैक्सिमम आधा घंटा 40 मिनट में वो पच जाता है, ऑब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में। ठीक है, तो ये 3 घंटा से 4 घंटा मिनिमम जो हमारे शरीर को मिलता है, ये समय हमारा रिपेयर करता है। जैसे सपोज करिए कि अभी हम कुछ काम करते हैं, दिन भर में 8 घंटा काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति 8 घंटा काम कर रहा है, एक व्यक्ति दिन भर में 12 घंटा काम कर रहा है। तो जो व्यक्ति 8 घंटा काम कर रहा है उसको 4 घंटा प्रतिदिन मिल रहा है। वो 4 घंटे का इस्तेमाल हो सकता है कि वो किसी लर्निंग में कर सके, पढ़ने लिखने में कर सके, या कुछ क्रिएटिविटी में कर सके। तो वो धीरे धीरे क्या होगा, उसके अंदर में अलग चीज क्रिएट होगा। ठीक है, तो इन सभी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। हमारा शरीर खुद से स्व चिकित्सा तभी कर पाएगा जब शरीर को रेस्ट मोड में हम रखेंगे। अब अगर हम खाने और पचाने में ही सुबह से शाम तक व्यस्त हो जाएंगे तो दिक्कत होगा। तो इस हिसाब से हमें क्या करना होता है, 8 घंटा खाने के लिए बनाया गया है, 8 घंटा पचाने के लिए, और 8 घंटा शरीर को रिपेयर करने के लिए, यानी 16 घंटे की, 16 घंटा हम लोग उपवास में रह जाते हैं और 8 घंटा खाते हैं। अब देखिए, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि 12-14 घंटे तो हम ऐसे भी उपवास रखते हैं, सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति इससे कम उपवास तो नहीं रखता है। आप कितना भी खाते होंगे तो 12 घंटा से ज्यादा नहीं खाते होंगे। अब हमें इसमें बैलेंस कैसे करना है, सिर्फ 4 घंटे को, अगर हम 12 घंटे भी उपवास रह जाते हैं तो और कितना ज्यादा रहना, 4 घंटे। अब जैसे ही जिस दिन से हम ग्रीन जूस लेना शुरू कर देते हैं सुबह के समय, तो सुबह का नाश्ता बंद करते ही हमारे पास 4 घंटा से ज्यादा समय एक्स्ट्रा हो जाता है। यानी कि जो हम 4 घंटा 8 घंटा खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो अब तो हम सुबह में नहीं खा रहे हैं, दोपहर से खा रहे हैं ना जी अनाज। तो दोपहर से समय हमारा काउंट होगा। अगर हम 1 बजे खाते हैं तो 1 बजे से लेकर 8 बजे रात तक हम लोग खा सकते हैं, 9 बजे तक खा सकते हैं ना, सॉरी, 8 1 9 9 बजे रात तक भी हम खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा कहना है कि जब हम डाइट को मेंटेन कर रहे हैं तो हम सूर्य उदय के बाद, सूर्य अस्त के बाद हम खाना नहीं खाएंगे। उदय नहीं बोल रहा हूँ, सूर्य अस्त बोल रहा हूँ, ठीक ना, शाम के समय, शाम के लगभग 6 से 7 बजे के बीच में हमें खा लेना है, ये कोशिश करना है। ठीक है, ये सामने वाले को ये अवेयर करना है कि आप 7 बजे तक खा लीजिए मैक्सिमम। या अभी धीरे धीरे उनको सिखाना होता है, अगर 10 बजे कोई खा रहा है तो उनको पहले 1 घंटा पीछे करेंगे, फिर 8 घंटा, 1 घंटा के बाद 2 घंटा, 2 घंटे के बाद 3 घंटा, धीरे धीरे वो 8 बजे से 7 बजे के बीच में आ जाएंगे, फिर 7 बजे के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से करना होता है। तो हम दो चीजों को जैसे ही कंप्लीट करते हैं, हमारा 80% तैयारी कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है, जल तत्व को बैलेंस कर देते हैं और हम अपना डाइट का शेड्यूल बैलेंस कर देते हैं। तो डाइट और 70% जो हमारा जल तत्व है 5 एलिमेंट में, उसको बैलेंस कर दिए। ये दो चीज को करते ही हमारा शरीर खुद से क्या, ऑटो पायलट मोड पे चला जाता है, खुद से रिपेयरिंग करना शुरू कर देता है। अगर ये दो चीज को हम लगातार 3 से 6 महीने तक कंटिन्यू कर लेते हैं तो बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। हम धीरे 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 स्वस्थ होते चले जाते हैं और गंभीर से गंभीर बीमारी भी हम ठीक कर पाते हैं। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा, जब आप इस चीज को प्रैक्टिकल करिएगा तो। अब आप प्रैक्टिकल करेंगे नहीं तो आपको मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जैसे कल थे वैसे ही आज भी रहिएगा और वैसे ही परसों भी रहिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्रीन वेजिटेबल जूस को इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल करने का सारा तरीका, सारा प्रोसेस पिछले क्लास में हमने बताया था। जिन लोगों ने नहीं सुना होगा, जिन लोगों को नहीं ध्यान में आया होगा, तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग जिनको मिल गया होगा वो देख लेंगे, नहीं मिला होगा तो मुझसे मांग लेंगे। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। अब देखिए, दो चीजों को हमने बताया अभी सारांश में, कि हमें एक तो काम करना है ग्रीन वेजिटेबल जूस जो 70% पार्ट को कंप्लीट करता है। ठीक है, और दूसरा हमें अपने खान पान का शेड्यूल ठीक करना है, यानी 8 घंटा के पहले खा लेना है और 16 घंटे हमें उपवास करना है। और ये बड़ा इजी हो जाता है। आप खुद सोचिए कि अगर आप पहले 8 बजे खाते थे, सुबह में नाश्ता करते थे, तो 8 बजे से ही
चालू हो गया, आपका स्टार्ट हो गया घड़ी, टिक 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 टिक, 8 घंटा। तो 8 बजे से 8 घंटा कितना हो जाएगा? तो लगभग 4 बजे के आसपास, कितना, 4 बजे तक आपका हो गया। तो 4 बजे तक तो आप खाएंगे नहीं, फिर 9-10 बजे खाएंगे, तो ये दिक्कत होता था, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम 12 बजे के बाद खाना शुरू कर देते हैं, अगर 12 बजे भी दोपहर में खा लेते हैं, सपोज करिए कि सुबह में हम ग्रीन वेजिटेबल जूस लिए 8-9 बजे, और 2-3 घंटे तक हमें भूख नहीं लगेगा, और उसके बाद में हम 12-1 बजे दोपहर का खाना खाएं, ठीक है। खाने में कोई परहेज नहीं, जो मन करता है वो खाएंगे, जो हम पचा पाते हैं वही खाएंगे। दोपहर में खाते हैं अगर 12 से 1 बजे के बीच में भी, तो 12 बजे से हम काउंटिंग करते हैं, तो 12 से 8 घंटा यानी 8 बजे तक रात में हम खा सकते हैं। 8 बजे तक खाने में हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमने 8 घंटे को फॉलो कर लिया है, ठीक है। अब 16 घंटे का उपवास हमारा ऑटोमेटिक हो गया, किसी भी तरीके का कोई टेंशन नहीं हुआ, ठीक है। अगर हम दोपहर का खाना 12 बजे ना खाकर 1 बजे खाते हैं, तो हम रात को 9 बजे तक भी खाना खा लेते हैं, तो कोई तकलीफ की बात नहीं है, ठीक है। अब जनरली अगर हम ऑफिस का काम करते हैं, तो सुबह में वैसे भी हम 1-2 रोटी खा के जाते हैं, 2-3 रोटी खा के जाते हैं, और उसके बाद में हम दोपहर में ही खाते हैं ऑटोमेटिक। तो 1-2 रोटी में कितना न्यूट्रिशन वैल्यू होता है, कितना मल्टी मिनरल्स मिलता है, कितना विटामिन मिलता है, ये आप काउंट कर लीजिए। लेकिन उस जगह पे अगर आप सुबह में 2 गिलास 500 ml अगर आप ग्रीन जूस ले लेते हैं, तो पूरे दिन में जितना आप खाना खाते होंगे ना, उससे कई गुना ज्यादा आपको सुबह सुबह मिल गया, आपका एनर्जी मिलेगा, शरीर हल्का रहेगा, काम करने में मन लगेगा। जो काम आप 4 बजे तक करते होंगे, वो हो सकता है वो दोपहर तक कंप्लीट कर दें, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? अब सुबह का नाश्ते की जगह पे हम क्या करेंगे, दोपहर का खाना खाएंगे, फिर जो मन करता है वो टिफिन लेके जाते हैं, टिफिन लेके खाएंगे। रात को आराम से आएंगे, आराम से गर्मा गर्मा जैसा खाने का मन करेगा वैसे खाएंगे। हमारा तो अपना 8+8+8 का ये जो रेशियो है वो मेंटेन हो गया। अब अगर ये दोनों चीजों को कर लेते हैं, तो धीरे 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 हम स्वस्थ हो जाएंगे। किसी भी तरीके का कोई दवा खाने की जरूरत नहीं, आप बड़े से बड़ी बीमारी का नाम लीजिए और इस चीज को फॉलो करिए। ये कितने सारे लोगों पर प्रैक्टिकल किया हुआ है, और कितने सारे लोगों ने बिना दवाई का, बिना किसी तरीके के ऑपरेशन के बड़ी गंभीर गंभीर बीमारी ठीक कर दिया है। समझ में आ गया? तो आपको ये करना है, लेकिन अब बड़ी ध्यान से समझिए इसके आगे का स्टेप। ये दो चीज हम कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों के पास थोड़ा सा समय कम होता है और उनकी बीमारी ज्यादा होता है। उनको 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना पर रुकना नहीं है, इंतजार नहीं करना है। उनको क्या करना है कि नहीं, हमको 1 महीना के अंदर में, 1.5 महीने के अंदर में, 15 दिन के अंदर में कुछ ज्यादा रिजल्ट आ जाए। अब इस तरीके से करेंगे तो हो सकता है कि आपको 2-3 महीने के बाद से अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू करे, खूब गंभीर बीमारियों में, ठीक है। जिसको बहुत बीमारी नहीं है, हो सकता है उसको 17 दिन के बाद से आराम मिलना शुरू हो जाए। लेकिन जिसको गंभीर बीमारी है, जैसे सपोज करिए कि किसी को हार्ट की आर्टरी में प्रॉब्लम है, उसका आर्टरी ब्लॉक हो गया है, तो हम उसको लिए अलग से ट्रीटमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। तो वैसे चीजों के लिए, जिसको अर्थराइटिस है, 20 साल पुराना अर्थराइटिस है, जिसको स्किन डिजीज है, तो अर्थराइटिस भी ठीक होगा और कोलेस्ट्रॉल भी ठीक होगा और उसका आर्टरी का ब्लॉकेज भी ठीक होगा, लेकिन समय लेगा, ये तो सबको पता है। लेकिन उसको जल्दी चाहिए, उसको डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का डेट दिया है 1 महीने के बाद, 20 दिन के बाद। अब आपको 20 दिन से पहले रिजल्ट दिखाना है, इमरजेंसी है ना। किसी के पेनक्रियाज में प्रॉब्लम है, शुगर की परेशानी है, ये इंसुलिन ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें थोड़ा सा इमरजेंसी वाला ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तब आता है कि हम उसको डाइट से तो मेंटेन कर ही रहे हैं, उसको हम ग्रीन जूस तो दे ही रहे हैं, अब उसको डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो डिटॉक्सिफिकेशन में हम सबसे पहले 2 तरीके का डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे हमने पिछले बार में बताया था कि बेसिक डिटॉक्स में 4 तरीके की चीजों को एक साथ मिला के हम लोग करते हैं, तो उसको बेसिक डिटॉक्स कहते हैं। तो हम लोग बेसिक डिटॉक्स को ही कंप्लीट कर रहे हैं। बेसिक डिटॉक्स में एक था ग्रीन वेजिटेबल जूस, एक था अपना डाइट मैनेजमेंट जो अभी 8 घंटे+8 घंटे का था, और तीसरा इसी में परहेज भी है। परहेज कैसे करना है वो हम अभी बाद में बताऊंगा, परहेज के बारे में मैंने चर्चा नहीं किया है। और इसी में था एक मास्टर डिटॉक्स और एक था हमारा किडनी डिटॉक्स। ये चारों चीजों को जब हम एक व्यक्ति पर एक साथ इस्तेमाल करते हैं लगातार, तो इसका जो परिणाम होता है ना, वो बड़ा जबरदस्त तरीके का रिजल्ट तुरंत दिखाई देता है, गंभीर से गंभीर बीमारियों में भी। गंभीर बीमारी का नाम मैं थोड़ी देर के बाद लूंगा, ठीक है। तो अभी मैं सबसे पहले आप लोगों से किडनी डिटॉक्स के बारे में बातचीत करता हूँ। मेरे पास लगभग 14-15 मिनट का समय बचा हुआ है। इस 14-15 मिनट में मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा स्पीड में किडनी डिटॉक्स को कंप्लीट कर दूंगा, और किडनी डिटॉक्स के बाद में, इसके बाद में मैं मास्टर डिटॉक्स अगले क्लास में करूंगा, फिर थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। मैं ये एक पीडीएफ भी आप लोगों से शेयर कर देता हूँ और इसको आप लोगों को भी दे दूँ।
किडनी डिटॉक्स सभी लोगों को दिखाई दे रहा है? एक बार वीडियो ऑन करके बता दीजिए, या लाइक के बटन दबा दीजिए, या बोल के बता दीजिए, और बोल के फिर माइक को ऑफ कर यस, दीजिए। चलिए ठीक है, ये दिखाई पहला दे रहा पेज है है सर। किडनी डिटॉक्स के बारे में। लिखा हुआ है लर्न हाउ टू डिटॉक्स योर किडनी। आप अपने किडनी, अच्छा किडनी को जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला जब हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास चलाए थे तो उस समय हम लोग 5 एलिमेंट की बात कर रहे थे, और 5 एलिमेंट में हमने बताया था कि जल तत्व में 2 ऑर्गन्स आते हैं। जल तत्व के अंदर में जैसे 5 तत्व होते हैं, तो पांचों तत्व में जल तत्व होता है, जिसका रेशियो हमारे शरीर में भी है और पूरा ब्रह्मांड में भी है। कितना है? 70% जल तत्व का रेशियो, ठीक है ना। तो जल तत्व को रिप्रेजेंट करने वाले 2 ऑर्गन्स होते हैं, एक होता है यूरिन ब्लडर और एक होता है किडनी। तो किडनी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी अशुद्धियां होते हैं उसको छान कर फिल्टर करके यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देता है, ठीक है। इसका ये काम होता है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? इसका ये काम होता है। तो किडनी को अगर हम लोग साफ कर देते हैं, किडनी को किसी भी तरीके से अगर हम इसको डिटॉक्सिफिकेशन कर देते हैं, डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, सॉरी, तो इसका कंट्रोल हमारे शरीर के 70% भाग पर है। आप ऐसे समझिए, अगर शरीर मेरा सर से लेकर पांव तक 100% है, तो इसमें किडनी का जो हमारे बॉडी पर जो कमांड है वो 70% भाग पर है, ये याद रखिए। शरीर अगर 100% है तो इसमें से 70% हिस्सा, जैसे समझ लीजिए कि 2 पार्टनर होते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, कोई काम शुरू करते हैं, तो हम लोगों को क्या करते हैं, पार्टनरशिप में करते हैं। तो उसमें किसी का 40% का होता है हिस्सेदारी, किसी का 60% का होता है, किसी का 20% का होता है, किसी का 2% का होता है ना। तो सेम उसी तरीके से हमारे बॉडी में जल तत्व का जो हिस्सेदारी है वो 70% है। तो हमारे शरीर में 70% जो बीमारी है वो किडनी के डिटॉक्स करके ठीक कर सकते हैं, क्योंकि किडनी का जो फंक्शन है और किडनी का जो बॉडी पे कमांड है वो 70% जगहों पे है। तो इसलिए हम लोग किडनी को पहले, सबसे पहले समझते हैं। किडनी, पहला पेज कौन सा है? दूसरा पेज। देखिए ये, इसमें मैंने लिख दिया है ताकि इसको आप एक बार नहीं, कम से कम 4-5 बार पढ़ेंगे, ठीक है। और 4-5 बार पढ़ने के बाद आपको इसके बारे में पूरा अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि इसका क्या क्या ये है। आपको इसमें से सारे चीजों को ध्यान से लिखना भी है, अगर चाहें तो आप इसको नोट्स बना लीजिए, एक बार लिखेंगे, लिखकर पढ़ने में ना जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। तो किडनी के कार्य पहले समझ जाते हैं, जब कार्य समझ जाएंगे ना तो हमको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ तक इसका पावर है। देखिए यहाँ पे साफ साफ तरीकों में लिखा हुआ, किडनी शरीर से टॉक्सिन्स और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट को साथ साथ अतिरिक्त पानी को बाहर निकालकर शरीर के रासायनिक संतुलन बनाए रखती है, केमिकल को भी संतुलित बनाता है, ठीक ना। तो क्या कह रहा है कि शरीर के अंदर के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं या जितने भी बेकार पदार्थ होते हैं उसको पानी के साथ में निकालकर, या शरीर के जितने भी अतिरिक्त पानी होते हैं उसको बाहर निकालकर हमारे शरीर के केमिकल बैलेंस को भी करती है। केमिकल बैलेंस बहुत जरूरी होता है, ठीक ना। इसके अलावा यह ब्लड प्रेशर को रेगुलेट, नियंत्रित करने के साथ साथ रेड ब्लड सेल का निर्माण को भी गति देता है। देखिए रेड ब्लड सेल की बात यहाँ पे आ रही है, मेरी बात समझिएगा। मैं बहुत से लोगों को हीमोग्लोबिन की कमी आती है ना, ब्लड नहीं बनता है, या प्रेगनेंसी के दौरान, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं हमेशा कहता हूं कि जब प्रेगनेंसी की बात आती है तो बहुत प्रेग्नेंट लेडी अलग अलग तरीके के सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं, और इसके बावजूद भी उनका खून की जो परसेंटेज है ना वो नहीं बढ़ता है शरीर में। मैं बता देता हूं, मैं कम से कम 700-800 महिलाओं पे काम किया हूं, ठीक है। और खास करके प्रेगनेंसी वाली महिलाओं पे 15 दिनों के बाद उनका ब्लड का जो हेमोग्लोबिन है वो उनके शरीर में ग्रो करना शुरू कर देता है, और 2 से 3 महीने का भी अगर समय मिल जाए तो अगर 6-7 ग्राम भी अगर उनके ब्लड में उनके शरीर में ब्लड है, और अगर वो 3 से 4 महीना तक का समय है तो उनको 12-13 ग्राम तक हेमोग्लोबिन हो जाता है। किसी भी तरीके का बाहर से खून लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर रेड ब्लड सेल को निर्माण करता है, ठीक ना।
और जैसे ही हम किडनी को डिटॉक्स करना शुरू कर देते हैं तो शरीर खुद से अपने बॉडी में रेड ब्लड सेल का निर्माण शुरू कर देता है, और जैसे रेड ब्लड सेल बनने लगेगा हमारे शरीर में खुद खुद खून बहने लगेगा ज्यादा, ठीक है ना। किडनी निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य भी करती है। क्या क्या? विटामिन डी को सोखने, ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया को तेजी करता है। आप सोचिए कि अगर किसी के शरीर में विटामिन डी की कमी है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके लिए सप्लीमेंट लेते हैं, लेकिन सप्लीमेंट से ज्यादा जरूरी है कि आप अपने शरीर में किडनी जैसे जो किडनी के जो ऑर्गन है, किडनी जैसा जो ऑर्गन है, उस ऑर्गन को कैसे एक्टिवेट करें, उसके अंदर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालें ताकि वो अच्छे से फंक्शन करना शुरू करे और आपके विटामिन डी को ऑब्जॉर्ब करना शुरू कर दे। अब जिस व्यक्ति को विटामिन डी की कमी होगी उसको कैल्शियम ऑटोमेटिक कमी होगी, यानी कि बोन से रिलेटेड किसी भी तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आंख बंद करके आप उस व्यक्ति को काउंसिल का पानी पिलाइएगा, क्योंकि काउंसिल करने से, काउंसिल में क्या क्या गुण है वो बताऊंगा मैं आगे। तो काउंसिल से ही डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेटाबॉलिक से निकले वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालता है, जितने भी वेस्ट बेकार पदार्थ हैं उसको बाहर निकालता है। शरीर में एसिड अल्कलाइन, एसिड और अल्कलाइन की बात मैं अभी थोड़ा देर पहले कह रहा था ना, तो ये वही वाला एसिड है और ये अल्कलाइन है, यानी अम्ल और क्षार का संतुलन बनाए रखता है। अगर बॉडी में आपके एसिड और अल्कलाइन का बैलेंस नहीं रहेगा तो आपका शरीर खुद से रिपेयरिंग करने में सक्षम नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? अगर घर बनाने वाला लेबर मिस्त्री को घर बनाने वाला उपकरण नहीं देंगे तो कैसे बनाएगा घर? तो शरीर को बनाने के लिए ना सबसे ज्यादा जरूरी होता है अल्कलाइन और एसिड को बैलेंस करना। ये अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो काम गड़बड़ा जाएगा, ठीक ना। तो ये चीज हो गया। इलेक्ट्रोलाइट को संतुलित बनाए रखना, शरीर में द्रव यानी फ्लाइट की मात्रा को संतुलित करना। देखिए ये बहुत जरूरी चीज है, आप यहाँ पे समझिए, ये एक हार्मोन है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोस्टाग्लैंड हार्मोन का निर्माण जो शिशु जन्म के दौरान गर्भाशय को फैलने और सिकुड़ने में सहायता करता है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ये हार्मोन महिलाओं में उस समय सबसे ज्यादा जरूरी होता है या एक्टिव होना जरूरी होता है जब एक महिला गर्भवती होती हैं, और जो व्यक्ति चाहता है कि हमारा गर्भाशय का फैलना और सिकुड़ने का काम प्रॉपर अच्छे से हो जाए तो उनका किडनी का जो फंक्शन है वो अच्छे से होना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति, कोई महिला चाहता है कि हमारा डिलीवरी नॉर्मल हो तो उनको किडनी पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि किडनी ही एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को टच करता है, और मेल और फीमेल किसी भी तरीके का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप उनको किडनी डिटॉक्स पर भयानक तरीके से सपोर्ट करिए, या उनको अवेयर करिए, या उनको जागरूक करिए, ठीक है। अब देखिए यूरिन का निर्माण, यहाँ पे क्या कह रहा है, यूरिन का निर्माण और उसे शरीर से बाहर निकालना। एक स्वस्थ व्यक्ति रोजाना रोजाना आधा लीटर से लेकर 2 लीटर तक यूरिन पास करता है। क्या करता है? यूरिन का निर्माण करना, उसको शरीर से निकालना हमारा किडनी का बहुत अच्छा काम है। ये किडनी के कार्य थे जो थोड़ा सा इसमें बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे किडनी से संबंधित बीमारी के बारे में बताया गया है, ठीक है। यह सच है कि मात्र एक किडनी के रहने से भी स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। बहुत से लोगों को 2 किडनी नहीं हो तो भी एक से भी काम चल सकता है, ठीक है। परंतु कुछ मामलों में स्थिति की जानकारी हो इससे पहले ही दोनों ही किडनियां फेल हो जाती है। इसलिए किडनी के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों को जानकर उनका तत्काल इलाज करवाना आवश्यक होता है। समझ में आ रहा है ये बात? तो इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। किडनी स्टोन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ किडनी स्टोन, किडनी फेल और किडनी के छोटा हो जाना आदि किडनी की आम समस्याएं हैं। ये बहुत से लोगों में प्रॉब्लम आता है, ठीक है। किडनी के कमजोर होने के कारण कुछ महत्वपूर्ण कारक है जो किडनी के स्वास्थ्य को प्रभाव करता है। पका खाना, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, अनुवांशिक गड़बड़ियां, इस तरीके की जो परेशानी होती है हमारे किडनी को जल्दी खराब करती है, ठीक ना। देखिए नेफ्राइटिस, किडनी से पैदा होना, किडनी डैमेज होना, सिर दर्द और जोड़ों का दर्द आदि में से आराम हेतु लिए जाने वाले दर्दनाशक दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण लोअर यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको यूटीआई भी हम लोग बोलते हैं, यूटीआई मसलन ब्लैडर और इन्फेक्शन जो किडनी तक फैल जाता है, ब्लैडर से यूरिन का दोबारा किडनी की ओर जाना
से किडनी में घाव होना, ये सारी चीजें हैं। इस चीज को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए इसके लक्षण क्या क्या हैं इसको समझ लीजिए, ये लक्षण पे ध्यान रखिएगा तो आपको, किसी पेशेंट को जब हम लोग बातचीत करते हैं ना, तो उसका शरीर पहले ही से लक्षण छोड़ता है कि उसकी किस तरीके की परेशानी आ रही है, ठीक ना। तो हम लोग उससे बातचीत करते हैं, उसके केस स्टडी लेते हैं, तो केस स्टडी के दौरान हमें पता चलेगा कि ये वाला लक्षण है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इसको किडनी की डिटॉक्स करने की जरूरत है, या किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या किसी और ऑर्गन्स के रिलेटेड, ठीक है ना। तो किडनी की गड़बड़ी के शिकार भिन्न भिन्न लोगों में इसके अलग अलग लक्षण आते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर 5 को मरीज आया है, पांचों को किडनी में प्रॉब्लम होगा तो पांचों का लक्षण एक जैसा होगा, लेकिन उसमें से कुछ लक्षण होंगे जो किडनी में इसमें से दिखा रहा है ना, इसमें से 2 3 4 5 मैच करेगा। किसी को कुछ मैच करेगा, किसी को कुछ मैच करेगा, किसी को कुछ मैच करेगा। जब हम सब जानेंगे तो उससे अनुमान लगा सकते हैं। आमतौर पर किडनी के रोग ग्रस्त होने पर जो शुरुआती लक्षण आते हैं वो निम्नलिखित है। देखिए, पीठ का दर्द जो सबसे पहला बहुत मैक्सिमम लोगों को होता है ना, किडनी क्योंकि पीठ के पीछे होता है ना, तो जब ये परेशान होगा ना, तो ये आसपास के जगहों पे बड़ा दर्द जैसा पेनफुल जगह होगा, अकड़न जैसा होगा, दर्द जैसा फील होगा, ठीक ना। यूरिन के साथ ब्लड आना, पेशाब करेंगे तो ब्लड आएगा। पेशाब की मात्रा एवं फ्रीक्वेंसी में बदलाव महसूस करना, खास करके रात के समय। रात के समय अगर सोने के बाद किसी को पेशाब ज्यादा है तो भी एक कारण है कि उसको हो सकता है किडनी में कुछ परेशानी हो रही है, ठीक है। ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा होना, किसी को ब्लड प्रेशर कभी हाई कभी लो हो जाता है, फ्लक्चुएट करता है, या बीपी फ्लक्चुएट करता है, या शुगर फ्लक्चुएट करता है, तो इसमें भी किडनी का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक ना। किडनी के आसपास के हिस्सों में दर्द, ये पहले ही बता दिया। किडनी और मूत्र नालिका में पथरी की समस्या, पत्थर अगर बनेगा तो समझिए कि पथरी हो रहा है, यानी कि किडनी का फंक्शन ठीक से काम नहीं कर रहा है, या जितने भी मिनरल विटामिन आ रहे हैं उसको ऑब्जॉर्व नहीं ठीक से कर पा रहा है, और उसको गंदगियों को ऑब्जॉर्व कर ले रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, हड्डियों में दर्द, हड्डी में दर्द होगा, ज्वाइंट में पेन होगा, विटामिन डी की कमी होने लगेगा के कारण मूत्र त्याग के दौरान जलन या दर्द, ठीक है ना, महसूस करना, जो किसी इन्फेक्शन का नतीजा हो सकता है। आंखों के नीचे, चेहरे, एड़ियों एवं त्वचा के अन्य हिस्सों में सूजन आना। देखिए, आंखों के नीचे यहाँ पे सूजन आ जाता है, एड़ी के पास, एंकल के पास, इन सब जगहों में, पैर की उंगलियों में, ये सब जगहों पे क्या हो जाता है, सूजन आ जाता है, जिसमें त्वचा गहरे भूरे रंग की दिखाई देती है। थकान महसूस करना, खास करके शाम के समय पे। हम लोग कभी 5 एलिमेंट के बाद में ऑर्गन क्लॉक पढ़ेंगे ना, तो ऑर्गन क्लॉक में एक समय दिया गया, हर एक ऑर्गन का एक समय होता है, तो किडनी का समय खास करके शाम का होता है। तो उस समय व्यक्ति शाम के समय खुद लगेगा कि सुस्त पड़ा हुआ है, शरीर में ताकत की कमी आती है, तो ये समझ लीजिए थकान हो जाए। या शाम के समय अक्सर जो सिर में दर्द होने लगता है, किसी किसी व्यक्ति को शाम के समय सर दर्द होने लगता है, कुछ भी बीमारी नहीं है, शाम होगा सर में दर्द होगा, फिर ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा कुछ समय के बाद। तो ये किडनी का वक्त पे दर्द होता है और किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, ठीक ना। किडनी डिटॉक्स क्यों जरूरी है, अब इसको समझ लीजिए। कितना समय बचा हुआ है? 1 मिनट का समय बचा हुआ है, फिर ये अपने आप खत्म हो जाएगा, 40 मिनट का सेशन। तो इसके बाद जिस लिंक पे आपने ज्वाइन किया था उसी पे कर लीजिएगा, ठीक है। एक सेशन अभी और चलेगा, और जरूरत पड़ेगा तो फिर हम एक छोटा सेशन चला सकते हैं, ठीक है। तला भुना और पका खाने से सेवन एवं प्रदूषण के चलते किडनी की कार्य क्षमता कम हो जाती है, ठीक ना। जैसे हम लोग दिन भर काम करते हैं, करते करते कभी कभी थक जाते हैं, और थकने के बाद में रेस्ट करने का समय ना मिले तो और बीमार पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे। तो सेम उसी तरीके से दिन भर ज्यादा तला भुना खा रहे हैं, पका हुआ खाना खा रहे हैं, प्रदूषित चीज में रह रहे हैं, शरीर को बहुत टॉक्सिन साफ करना पड़ रहा है, अब किडनी हो जाता है बीमार, थक जाता है। अब उसके बाद भी डेली वही काम करना पड़ रहा है। एक रहता कि एक दिन आज गलत खाना खा लिए, कल से सुधर गया, तो आज ठीक से शरीर काम नहीं किया तो कल फिर सुधार लेगा, ठीक है। लेकिन अगर रोज का रोज अगर हो जाए इसी तरीके से तो दिक्कत होने लगता है, ठीक ना। किडनी की कार्य क्षमता कम हो जाती है, और निफ्रॉन रक्त में मौजूद टॉक्सिन्स को पूरी तरह बाहर निकाल पाते हैं। नतीजन या टॉक्सिन्स से किडनी में ही इकट्ठा होने लगते हैं। निफ्रॉन जो होता है ना, वो किडनी के सेल होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करते हैं। तो निफ्रॉन क्या होता है, वो टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाल पाते हैं, जिससे हमारे शरीर में ही टॉक्सिन्स जमा होने लगता है, ठीक है। एक समय वह भी आता है जब टॉक्सिन छोटे छोटे स्टोन, पथरी का आकार ले लेते हैं। जो टॉक्सिन्स होते हैं ना, स्टोन का रूप ले लेते हैं, यानी स्टोन जो होता है वो शरीर के किसी न किसी गंदगी को प्रमोट करता है या पहचान दिलाता है, ठीक ना, जिसे शरीर से निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पथरी किसी पदार्थ से बनी है,
उसे ध्यान में रखकर दवाओं का सेवन या फिर सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। किडनी डिटॉक्स से यह स्टोन डिजॉल्व हो जाते हैं और रक्त वाहिकाओं फैल जाती है, जिससे यह बड़ी आसानी से शरीर से बाहर निकल जाता है। जब हम लोग किडनी डिटॉक्स करते हैं तो बड़ी से बड़ी स्टोन बड़ी आसानी से निकल जाता है आराम से, और जिस वजह से बन रहा था, क्योंकि किडनी डिटॉक्स हो गया, शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, तो ऑटोमेटिक वो पत्थर बनने की प्रोसेस खत्म हो जाता है, जिससे दोबारा नहीं बनता।